हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे रेफ्रिजरेशन के एक स्विच के बारे में, जिसको आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये हमारी एक प्रकार से थर्मोस्टेट स्विच होती है। वो कैसे काम करती है, उसको कैसे चेक किया जा सकता है और इस स्विच में ये जो हमारी कैपिलरी दी होती है वो क्या काम करती है, और ये हमारा जो एक प्रकार से पुश बटन होता है इस तरीके से, तो ये क्या काम करता है और इसको घुमाने से क्या होता है, वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इस पर लगने वाला नॉब किस प्रकार का होता है और उस नॉब में क्या सिंबल होता है अलग अलग रेफ्रिजरेशन में, और उसी नॉब के राउंड में आजू बाजू में क्या क्या लिखा हो सकता है अलग अलग रेफ्रिजरेशन में, वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे रेफ्रिजरेशन में ये थर्मोस्टेट स्विच जो होती है वो कंटिन्यूटी चेक करने से या फिर आप सीरीज लैंप से चेक करने से नॉर्मल पोजीशन में कनेक्ट होती है एक दूसरे के, यानी कि ये दो पिनें होती है इस स्विच में और दोनों नॉर्मल पोजीशन में या ऑफ, जब इसको बाहर निकाल कर चेक किया जाए तो ये शॉर्ट ही होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये दोनों कनेक्ट होती है। जब इस पर अब इसको हम इस तरीके से चेक करने से अगर हमें शॉर्ट दिखाई दे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट दिखाई दे, तो हम इसे ओके मानेंगे। अब ये कट कब होती है, यानी कि ये स्विच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है उसे समझना पड़ेगा। इस स्विच का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि ओवर कूलिंग प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ओवर कूलिंग प्रोटेक्शन यानी कि हद से ज़्यादा अगर हमारा कूलिंग बढ़ जाता है, उस वक्त ये प्रोटेक्शन के रूप में ये जो स्विच ऑन है वो ऑफ हो जाती है और हमारा कंप्रेसर बंद कर देती है, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन बंद हो जाता है। और धीरे धीरे करके जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा 20 डिग्री या 15 से लेकर 25 डिग्री के बीच में जब आता है, तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और जो हमारा आइस बॉक्स होता है उसमें जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो पिघल जाए और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए, तब जाके ये हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कौन करवाता है, कैसे करवाता है, वो भी देखेंगे। उससे पहले हम इस दोनों सिरों को देख लेते हैं कि ये हमारा होता है पुश बटन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, और एक होता है घुमाने वाला जो यहाँ पर दिखाया है। तो इस दोनों बटन क्या काम करते हैं पहले इससे समझ लेते हैं। ये बटन हमारा पुश करना होता है। इस रोड को हम जैसे ही पुश करते हैं तो ये डिफ्रॉस्ट में चला जाता है। अगर हमारे फ्रिज में हद से ज़्यादा आइस जमा हो जाए उसके आइस बॉक्स में, और उसमें लगी चीज़ों में भी आइस जम जाए, बहुत ज़्यादा आइस जम जाए, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाए, तो उस वक्त हम उस चीज़ों को अंदर से नहीं निकाल सकते हैं। उसी टाइम
इस डिफ्रोस्ट बटन का उपयोग किया जाता है, जिसको दबाने से ये स्विच हमारी ऑफ हो जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन भी बंद हो जाएगा। और जब तक वो बर्फ़ पिघल न जाए, यानी कि आइस पानी न बन जाए और नॉर्मल टेम्परेचर में जब तक नहीं आ जाता है, तब तक ये स्विच दबी ही रहेगी। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्विच वापस आ जाएगी और ये स्विच भी हमारी ऑन हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार का डिफ्रोस्ट का बटन है ये, कि जो आइस को पिघलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ये जो अंदर वाला जो घुमाने वाला सिरा है, उस सिरे की बात कर ले तो वो राउंड में घुमाना होता है और घुमा के हम इस कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमें कूलिंग कितने पर चाहिए, कितनी डिग्री पर चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए या बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि लो चाहिए, मिड चाहिए या हाई चाहिए। यानी कि हाई टेम्परेचर पर रखना है, लो टेम्परेचर पर रखना है, वो इसको घुमाने से सेट किया जाता है और उसी के मुताबिक हमारा ये ऑन ऑफ होता है ऑटोमेटिकली। जहाँ इसको घुमाया गया है उसी के मुताबिक यहाँ पर कट ऑफ का टाइमिंग बदल जाता है। अब जो अंदर में फ्रीज के अंदर इस थर्मोस्टेट को इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि आइस बॉक्स के आजू बाजू में आपको ये देखने को मिलेगी। मगर उसको जब नॉब पहनाया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो आपको दिख रहा है। अब इस नॉब में ये वाला हिस्सा भी अलग है, जो घुमाने वाला हिस्सा है, यानी कि इसको घुमाता है, और ये बीच वाला जो हिस्सा पीला वाला है वो प्रेस करने वाला हिस्सा है, यानी कि इस पर चढ़ता है, इस पर चढ़ता है ये वाला हिस्सा, और इस पर चढ़ता है ये राउंड वाला हिस्सा। ये दोनों नॉब होते हैं। और फ्रीज के अंदर जब उस स्विच बटन आपको कहीं पर देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको ऐसा ऑफ लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 7 लिखा होगा। अलग अलग कंपनी के फ्रीज में अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, मगर हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि ऑफ है। अब 1 पर रखोगे तो थोड़ा कूलिंग होगा, उससे ज़्यादा कूलिंग करवाना है तो 2 पर रखना होगा, उससे भी ज़्यादा करवाना है तो 3 पर, उससे भी ज़्यादा 4 पर, उससे भी ज़्यादा कूलिंग करवाना है तो 5 पर रखे, उससे भी ज़्यादा कूलिंग करवाना है तो 6 पे रखे, उससे भी ज़्यादा कूलिंग करवाना है तो 7 पे रखे। अब दूसरी बात इसकी ये भी समझनी है हमें कि इस बटन को समझने के लिए ये ऑफ से लेकर 7 तक है, मगर कुछ कुछ रेफ्रिजरेशन में आपको ऐसी निशानियां भी मिल सकती है जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। और एक निशानी ऐसी भी देखने को मिलेगी और एक निशानी ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां ऊपर में बादल की तरह होगा और बारिश बरसाता होगा। अगर ये भी ना मिले तो सिर्फ नाम भी मिल सकता है। किसी रेफ्रिजरेशन में सूमर भी लिखा होगा, किसी और विंटर भी लिखा होगा और मॉनसून भी लिखा हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऐसा भी लिखा हो सकता है कि लो भी लिखा होगा, यानी कि एल लिखा होगा,
मीडियम भी लिखा होगा, MID भी लिखा होगा, और हाई यानी कि H भी लिखा होगा, यानी कि हाई, लो, मीडियम और हाई, ऐसा भी किसी किसी रेफ्रिजरेशन में लिखा हुआ मिल सकता है। अगर इनमें से अंदर वाले में से कोई भी न ऐसा लिखा हो तो ऐसा भी लिखा हो सकता है। अब इन तीनों को पहचानने से आपकी पहचान हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है? सीधी भाषा में बताऊं तो ये 0 से लेकर इतना एरिया 1 होता है और वहाँ से 2 होता है, यानी कि ऑफ से लेकर 1 और 2 का जो एरिया मैंने यहाँ पर तीर मार्क किया है, उससे हम ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करते हैं। अगर हमारा सर्दियों का मौसम है तो आप 1 और 2 ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रखेंगे तो भी आपका ठंडा करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0 से लेकर 2 तक आपको सर्दियों के मौसम में रखा जाता है। उसी तरह बारिश का मौसम अगर हमारा हो, यहाँ बादल होते हैं किसी किसी में और ये बारिश बरसाई जाती है, ऐसा कुछ निशानदेही सिंबल दिया होता है, इन तीनों टाइप का सिंबल, उसी में बारिश वाला सिंबल है और उसमें मॉनसून भी लिखा है या मिड लिखा है या मीडियम लिखा है, तो आपको वहाँ का तीर मार्क देखना है कि 3, 4 और 5 के बीच रखना है हमें बारिश के मौसम में। उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर हमारा ऐसा मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, धूप का मौसम है, तब इतने से लेकर ये एरिया है, यानी कि 6, 7 और फिर से 0, तो ये एरिया जो है हमारा, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा कड़ाके की गर्मी जब पड़ती है उस वक्त ये 6 पर 7 और ऑफ, ये 8वां कहलाता है एक तरीके से। तो ये 6, 7 और ऑफ तक के बीच में आप ज़्यादातर आपको रखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से ठंडा चाहिए तो। डीफ्रोस्ट की मैंने बात बता दी कि अगर हमारा बर्फ़ या आइस, यानी कि आइस पेटी में अगर हमारा फ्रीज के अंदर जो आइस का जो पेटी आता है उसमें अगर ज़्यादा बर्फ़ जम जाए, इतना ज़्यादा बर्फ़ जम जाए कि हम कोई चीज़ उसमें से निकाल नहीं पाते हैं, तब जाके हमें ये डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। तो ये डिफ्रोस्ट बटन है जो बीच वाला होता है, जो इसमें भी बीच वाला है, ये वाला, और ये होता है घुमाने वाला, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये बटन की पहचान हो गई कि कैसे बटन हमारा काम करता है। अब आ जाते हैं कि अगर हमें इसे चेक करना हो तो किस तरीके से करें। तो अगर हमें चेक करना है तो इसका 2 तरीका होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल चेकिंग और दूसरा होता है कूलिंग चेकिंग। तो इलेक्ट्रिकल चेकिंग और कूलिंग चेकिंग दोनों क्यों? क्योंकि ये स्विच है वो आधा स्विच हमारा इलेक्ट्रिकल चेकिंग करने से होता है और दूसरा आधा जो भाग है वो हमारा कूलिंग चेकिंग के बाद होता है। और दोनों चेकिंग में अगर हमारा ओके होगा तो ही 100% ओके माना जाएगा।
तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ एक और डायग्राम है। अब इसे दो तरीके से चेक किया जाता है, मगर इससे पहले हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि अगर हमारा थर्मोस्टेट जो ये है उसको इंटरनली अंदर में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक मैंने सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल चेकिंग वो किस तरीके से किया जाता है और उसमें अंदर में क्या होता है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये हमारा मेंस वायर है, उसमें न्यूट्रल और फेज होता है। अब फेज को मैंने इस स्विच में डायरेक्ट दे दिया, इसको मैंने कहा है इनपुट पिन, और जब इसमें स्विच होती है तो डायरेक्ट होता है तो ये हमारी आउटपुट पिन बन जाती है। अब आउटपुट पिन में मैंने एक बल्ब लगा दिया है, सीरीज बल्ब, और बल्ब का दूसरा सिरा को इस मेंस वायर के न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है, जिससे इसको न्यूट्रल और फेज लैंप के थ्रू मिलेगा। और जैसे ही ये ऑन होगी, जब इसको 230 वोल्ट दिया जाएगा, अगर उस पोजीशन में, क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट पहले से ही नॉर्मल पोजीशन में ऑन ही होता है, तो उस हिसाब से हमारा बल्ब ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल पोजीशन में ऑन रहता है। अब इंटरनली ऑन कैसे होता है उसे हम देखेंगे। इंटरनली ऑन कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जो दिखती है, एक कॉपर की पत्तियाँ होती है, एक ऊपर की साइड होती है, एक नीचे की साइड होती है, और इस पत्ती को इनपुट और आउटपुट के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर एक हमारा स्प्रिंग नुमा दिखाई दे रहा है, एक स्प्रिंग है हमारी, जो बेलोज नाम की स्प्रिंग होती है, उसको यहाँ पर स्पेशल प्रकार से बनाया गया है। और उसी स्प्रिंग में एक डायाफ्राम होता है कुछ इस तरीके से, जो इस पत्ती के साथ जुड़ा हुआ होता है नॉर्मल पोजीशन में। यानी कि ये हमारी स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ पर टच है और दूसरा ये हमारा डायाफ्राम इसके साथ टच है, तो एक प्रकार से दोनों शॉर्ट हुआ, तो ये इनपुट वाला पावर यहाँ से यहाँ चला आएगा, जिससे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। जिसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल चेकिंग में अगर इस तरीके से बल्ब होता है तो 50% हमारा ये थर्मोस्टेट ओके है, 100% नहीं कहा जाता। अब इसको ओके कहा गया कि भाई 50% हमारा ओके है अगर हमारा बल्ब जल जाए तो। अब यहाँ पर एक जो आपको देखने को मिलेगी, एक प्रकार से ये हमारी इस थर्मोस्टेट स्विच की कैपिलरी कहा जाता है, और ये कैपिलरी जो आपको यहाँ पर दिखती होगी, ये हमारी कैपिलरी है, और इसी कैपिलरी में एक गैस भरा होता है जो SO2 के नाम से जाना जाता है। SO2 का मतलब सल्फाइड ऑक्साइड नाम का गैस इसमें इंस्टॉल किया हुआ होता है, और इस गैस की खासियत यह है कि इस गैस को अगर ठंडा करने से ये और अधिक ठंडा होता है, और उसको गर्म करने से और अधिक गर्म होता है।
तो इस का दूसरा वाला छिद्र एक हमारा जो इस कॉइल का एक सिरा इस स्विच के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा यहाँ पर कनेक्ट होता है, जो एवोपरेटर में यानी कि आइस बॉक्स के अंदर जाता है। जो आइस बॉक्स की ठंडी को वो सेंस करता है, कूलिंग को सेंस करके ये थर्मोस्टेट को देता है। और थर्मोस्टेट को जैसे ही ओवर कूलिंग होगा तो ये थर्मोस्टेट हमारा जो है इसको ऑफ पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। वो कैसे ऑफ पोजीशन में करेगा कि जैसे ही ये ठंडी यहाँ बढ़ गई, ओवर लिमिट ओवर कूलिंग हो गया, तो ये हमारा गैस जो है और ज़्यादा ओवर ठंडा करेगा। और जैसे ही ये नली और ज़्यादा ठंडी होगी तो हमारी स्प्रिंग भी और ज़्यादा ठंडी होगी। और हमारी स्प्रिंग जो होती है वो लोहे की होती है, एक बेलोस स्प्रिंग कहा जाता है। अगर लोखंड को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए तो ये लोहा सिकुड़ने लगता है, तो इसी तरह स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी और इसके साथ जो कनेक्शन है वो यहाँ से छूट जाएगा, जिससे ये इनपुट वाला पावर यहाँ आके रुक जाएगा। इस पत्ती में से कनेक्शन इसका कट जाएगा, यहाँ पर इसका पावर नहीं आएगा, जिससे हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब इस तरह का देखने को कब मिलेगा? जब हमारी आइस पेटी है, हमारी बर्फ़ की जो आइस बॉक्स होता है उसके अंदर अधिक बर्फ़ जम जाए और अधिक ठंडी हो जाए, अधिक कूलिंग हो जाए, तब जाके ये इसे ऑफ करवाती है। और जैसे ही ये ऑफ होती है तो इससे ये कट ऑफ हो जाती है और कट ऑफ होने के बाद ये बल्ब बंद करती है। हमने बल्ब लगाया है यहाँ पर कंप्रेसर के बदले, इसके बदले में कंप्रेसर होता है। एक OLP बीच में आती है, मगर OLP का आज का टॉपिक नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर कंप्रेसर है। तो इस तरीके से अगर ऑफ करवाती है तो हमारा ये ओके माना जाएगा, ये कूलिंग वाला एरिया। अब इसी एरिया को अगर हमें बाहर से चेक करना है तो कैसे चेक करें? तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये स्विच जो हमारी है ये दोनों एक ही है। अगर होता क्या है अंदर में कि अगर हमारा बल्ब ओके हो जाए तो इलेक्ट्रिकल तरीके से ये 50% ओके है, क्योंकि हमारा बल्ब जला तो हमारी स्विच ओके है। अब हमें ये वाली जो हमारी कैपिलरी है उससे कूलिंग का सेंस किया जाता है और उसकी जानकारी इस स्विच को दी जाती है, क्या ये कूलिंग वाला मेथड ओके है या नहीं। अगर ये भी ओके होगा तो ही हम इस स्विच को 100% ओके मान सकते हैं। तो इसी में भी इस तरीके से ही ये बल्ब को जोड़ देना है, जैसे कि इसमें जोड़ा है उसी तरीके से इस बल्ब को, सीरीज बल्ब को लगा देना है। और हमें बाहर चेक करना है तो इस कैपिलरी जो है हमारी, जो गैस वाली कैपिलरी है, उसको एक गिलास में आपको बर्फ़ के टुकड़े, आइस के पीस आपको इसमें डालना है और इसकी दूसरा जो ये सिरा है उस बर्फ़ में आपको लगा देना है। थोड़ी देर के बाद अगर ये बहुत ठंडा हो जाएगा तो और ठंडी हो जाएगी ये स्प्रिंग, और उसकी वजह से ये अंदर वाली स्प्रिंग भी ठंडी हो जाएगी और थोड़ी ही देर में वो कट ऑफ में चली जाएगी। तो मानना है कि हमारा ये कूलिंग वाला सेंसिंग
ये सही से कर रहा है। अब हमें देखना है कि अंदर में जो कूलिंग को कंट्रोल करता है ये वाला हिस्सा, ये अंदर वाला नॉब, जो ये बाहर वाला नॉब जो हम नंबर्स के नाम से हम कूलिंग को बढ़ाते घटाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम, उससे कूलिंग कैसे कम होता है और कैसे ज़्यादा होता है। तो इस स्प्रिंग जो होती है उसके बीच में एक ऐसा राउंड बनाया होता है, यहाँ से पतला होता है और इसका डिस्टेंस यहाँ बढ़ जाता है। जैसे ही आप घुमाओगे तो इसका डिस्टेंस जो है, इसके बीच वाला डिस्टेंस वो कम और ज़्यादा होता है, और उसी हिसाब से आपने कूलिंग कितना चाहिए, यानी कि इसका टाइमिंग ऑफ टाइमिंग इसका चेंज हो जाएगा। अगर बिल्कुल नज़दीक होगा तो थोड़े ही कूलिंग में ये ऑफ हो जाएगा, और ज़्यादा दूरी रही तो कूलिंग में दूरी ज़्यादा रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो ये जगह है उसमें कम ज़्यादा किया जाए तो उसका कूलिंग का जो टाइमिंग होता है, जो इसका रेशियो होता है वो कम ज़्यादा होता है। और इसको घुमाने से ये स्प्रिंग पहले इतनी होती है, फिर घुमाने से इतनी हो जाएगी, इससे घुमाने से इतनी हो जाएगी, जिसका ये रेशियो कम या ज़्यादा होने से इसका कूलिंग में कंट्रोल किया जाता है और उसके टाइमिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से इस स्विच को हम चेक कर सकते हैं। अगर ये सही से कट ऑफ करवा पाता है इस आइस पीस में रखने से, तब जाके दूसरी 50% हमारी ये स्विच ओके हुई, और दोनों 50-50% ओके है तो 100% ओके मानी जाएगी। अब हमें देखना है कि इस स्विच से कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये स्विच हमारी ख़राब होगी, अगर ये वाली स्विच हमारी ख़राब होगी तो हमारा कंप्रेसर बंद कर सकता है, यानी कि डेड पोजीशन में ला सकता है, यानी कि कंप्रेसर पर पावर पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा फॉल्ट ये भी हो सकता है कि फ्रीजर में बहुत आइस या बर्फ जम जाती है और उसमें रखी चीज़ें पर भी बर्फ जम जाती है। तो अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ हमारा स्विच है, एक प्रकार से ये हमारा स्विच जो नॉर्मल पोजीशन में डायरेक्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये स्विच है जो डायरेक्ट रहती है नॉर्मल पोजीशन में। अगर हमारा स्विच ख़राब हो जाए तो कंप्रेसर को बंद कर सकती है, और अगर हमारी ये वाली थर्मोस्टेट कैपिलरी है वो ख़राब हो जाए या टूट जाए या इसमें से गैस निकल जाए, तो हमारे जो आइस बॉक्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा आइस जम जाएगी, क्योंकि ये वाला जो सेंसर है जो हमारे कूलिंग को सेंस करके ये स्विच को देता है, वो सेंस करके देगा ही नहीं, तो ये ऑफ करेगा ही नहीं, जिससे और ज़्यादा बर्फ जमने लगेगी और ज़्यादा आइस बढ़ने लगेगी। तो ये ख़राब हो जाए तो हमारी बहुत सारी बर्फ जम जाएगी और उसमें रखी चीज़ों पर भी जम जाएगी। ये दो हुआ। अब तीसरा, हमारी कूलिंग कम होने लग जाए, यानी कि कम कूलिंग का फॉल्ट भी इस थर्मोस्टेट से हो सकता है, क्योंकि इस स्प्रिंग बहुत सारे टाइम से चल रहा होता है, तो ये स्प्रिंग भी हमारा
ख़राब हो जाता है, इसका कॉन्टैक्ट भी ख़राब हो जाता है। उस वजह से यहाँ पर ये ऑफ समय ज़्यादा रहता है, ऑन समय कभी कभार होता है, स्पार्किंग होता है, तो उस वजह से भी कम ठंडा होने का भी यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।